अगले चैप्टर का नाम लिखना मेरोमॉर्फिक फंक्शन। सिंगुलरिटी एंड जीरोस खत्म हो चुका था, अब बारी है मेरोमॉर्फिक फंक्शन की। अगला चैप्टर मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक, सबसे पहले मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। हेडिंग डाल देना मेरोमॉर्फिक फंक्शन। मेरोमॉर्फिक फंक्शन लिखना इसमें, अगर पूरे के पूरे फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन में, ठीक, जो जेड प्लेन हमको दिया गया है उस जेड प्लेन का जितना हिस्सा जो फाइनाइट पार्ट है, उस फाइनाइट पार्ट में फंक्शन के पास केवल और केवल एक सिंगुलरिटी हो, वो पोल हो, यानी पोल के अलावा फंक्शन के पास कोई और सिंगुलरिटी इस फाइनाइट पार्ट में ना हो, तो ऐसे केस में इस फंक्शन को हम मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। लिखना इसमें, अ फंक्शन whose only singularities a function whose only singularities in the entire complex plane are poles called a meromorphic function, अ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन हुज ओनली सिंगुलरिटीज, जिसकी जो सिंगुलरिटी है वो केवल और केवल हो इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसकी सिंगुलरिटी सिर्फ और सिर्फ कैसी हो, पोल, सॉरी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक, रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल, ऐसा कुछ नहीं, केवल और केवल उसके पास एक टाइप की सिंगुलरिटी हो, वो कौन सी हो, पोल। कहाँ पर, पूरे के पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ऐसे केस में जो फंक्शन है उसको मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक, अगली डिफिनीशन लिखना, इंटायर फंक्शन ठीक, इसमें लिखना द फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटीज, अगर फंक्शन पूरे के पूरे फाइनाइट प्लेन में कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रखता है तो उसको इंटायर फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी in the finite part of the plane is called an entire function, फंक्शन। लिख लो इतना फटाफट। पहला मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक, फंक्शन कोई भी सिंगुलरिटी ना रखे सिवाय पोल के, तो ऐसे केस में फंक्शन को मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहा जाता है। और जब फंक्शन फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन में कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रखता है तो ऐसे में उस फंक्शन को इंटायर फंक्शन कहा जाता है। ये जिस पर फ्लैश आया है विच हैज़ है, इसे हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, विच हैज़ which has no singularity, a function which has no singularity in the finite part
of the plane is called an entire function. इसके बाद एक थ्योरम करेंगे. थ्योरम नोट करना. if f of z is meromorphic if function f of z is meromorphic inside a closed contour, inside a closed contour capital C and has no zero on कैपिटल C. कह रहे हैं एक क्लोज्ड कंटोर कैपिटल C दिया गया है, उस क्लोज्ड कंटोर के अंदर फंक्शन मेरा कैसा है, मेरोमार्फिक बना हुआ है. मेरोमार्फिक का मतलब उसके पास जो भी सिंगुलरिटी है वो केवल पोल है, पोल के अलावा कोई और सिंगुलरिटी नहीं है. एंड और इसके साथ ही हैज़ नो जीरोज ऑन कैपिटल C, और फंक्शन जो फंक्शन f ऑफ z है ये उस कंटोर की बाउंड्री के ऊपर कोई भी जीरोज नहीं रखता है. हैज़ नो जीरोज ऑन कैपिटल C and capital N is the number of zeros. Capital N is the number of zeros and capital P is the number of poles. Is the number of poles is the number of poles inside capital C. Inside capital C, then 1 upon 2 pi I integral over the contour C f dash of z upon f of z dz is equal to number of zeros minus number of pole. लिखा हुआ है कि एक क्लोज्ड कंटोर कैपिटल C दिया गया है और एक फंक्शन f ऑफ z है, उस पूरे के पूरे क्लोज्ड कंटोर पर मेरोमार्फिक बना रहता है. ठीक, इसे फिगर से समझना. कह रहे हैं एक क्लोज्ड कंटोर हमको दिया गया है ऐसा कुछ. ठीक, ये परफेक्टली क्लोज्ड है. ये एक क्लोज्ड कंटोर है. फंक्शन f ऑफ z इस पूरे के पूरे क्लोज्ड कंटोर में सिंगुलरिटी के नाम पे केवल एक तरह की सिंगुलरिटी रखता है, पोल को, और किसी को नहीं रखता. तो जब फंक्शन केवल इसके अंदर सिंगुलरिटी पोल को रखेगा तो फंक्शन इस दिए गए कंटोर पर मेरोमार्फिक कहा जाएगा. तो फंक्शन f ऑफ z मेरोमार्फिक है इनसाइड अ क्लोज्ड कंटोर कैपिटल C. पहली बात तो ये हो गई. अगली बात ये कह रहे हैं कि फंक्शन इस पूरे के पूरे कंटोर की बाउंड्री पर यानी ऑन द कंटोर फंक्शन कोई भी जीरोस नहीं रखता. बाउंड्री पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां फंक्शन f ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए. ऐसा कोई पॉइंट बाउंड्री पर मौजूद नहीं है. और फंक्शन के पास जो भी पोल है, जो भी जीरोस है, वो इस कंटोर के अंदर में मौजूद है. कह रहे हैं इस कंटोर के अंदर में फंक्शन के पास टोटल n जीरोस मौजूद हैं, यानी टोटल n पॉइंट मौजूद हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है. और टोटल पोल की संख्या जो दी गई है वो कैपिटल P दी गई है. और इसमें टोटल P पॉइंट ऐसे हैं जिस पर फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक होगा और प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या n, नंबर ऑफ पोल की संख्या n. कह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर कंटोर C f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz. या दूसरी तरफ से कहें तो इस दिए गए इंटीग्रल का मान यानी 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर कंटोर C डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन फंक्शन dz इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, सॉरी नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल, ये हमें प्रूफ करना है। शुरुआत करते हैं इसे प्रूफ करने की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक काम करना, साइड में एक फिगर बना लेना। ये कोई क्लोज्ड कंटूर कैपिटल सी दिया गया है, ठीक। इस क्लोज्ड कंटूर कैपिटल सी के अंदर में हमें टोटल n पोल दिए गए हैं, तो उस पोल को हम स्मॉल a1 a2 a3 सो ऑन an मान लेते हैं, और जो जीरोस दिए गए हैं उनको a1 a2 सो ऑन an मान लेते हैं, और जो पोल दिए गए हैं उनको b1 b2 bm मान लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा और बड़ा बना रहे हैं फिगर। बाद में इस फिगर को हम मिटा देंगे। ये पहला जीरोस है a1, इसी तरीके से अगला जीरोस हम यहीं पर ले ले रहे हैं a2। इस तरीके से करते हुए यहाँ पर हमको मिल जाता है an, ये जीरोस मिल गए, ठीक। अब जो पोल हैं उनको b1 b2 सो ऑन bp मान लेते हैं। b1 b2 इस तरीके से चलते हुए सो ऑन यहाँ पर टोटल कैपिटल P। ये चीज़ ध्यान देने की है कि जीरोस की संख्या कैपिटल N है और पोल की संख्या कैपिटल P है। पोल और जीरोस रिपीट भी होंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि A1 एक पोल है, A1 एक जीरोस है, तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है वो इसका ऑर्डर डिसाइड करेगा। जैसे हम कहते हैं कि A1 रिपीट हुआ है टोटल R1 टाइम्स, इस तरीके से जो जीरोस A2 है वो रिपीट हुआ है R2 टाइम्स, जो A3 है वो रिपीट हुआ है R3 टाइम्स। तो इसका मतलब A1 A2 सो ऑन AN जो हम मान रहे हैं ये जीरोस की संख्या नहीं है, कुल कितने जीरोस आए वो उनके ऑर्डर से भी डिपेंड कर रहे हैं। जैसे अगर कोई पूछे A1 कितनी बार आया, हम कहेंगे A1 R1 टाइम्स आया हुआ है, तो इसका मतलब पहले ही हमने गिन लिए कुल कितने जीरोस आ गए, R1 आ गए, फिर अगली बार कितने जीरोस आए R2, फिर अगली बार कितने आ गए R3 आ गए, तो इनकी संख्या काउंट होगी, ये टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसलिए इनको A1 A2 सो ऑन इस तरीके से AN मान लिए, इसी तरीके से इनको मान लेते हैं B1 B2 सो ऑन BN मान लें, BN डैश मान लें, ये अपनी मर्जी के ऊपर है, चाहे जो मान सकते हैं, ठीक। अंतर करना हो तो इनको M कर दे रहे हैं A1 A2 सो ऑन AM, और इनको कर दे रहे हैं BN। अब अगला काम जो होगा वो कंस्ट्रक्शंस ये है कि सारे जीरोस और सारे पोल्स को घेर करके हम सब के लिए एक बराबर रेडियस R का एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसके लिए हम R रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये सर्किल है C1, इसके लिए भी R रेडियस का ही सर्किल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये सर्किल है C2, इस तरह से इसके लिए भी R रेडियस का सर्किल, ये हो गया CM, ये हुआ। अब इसी तरीके से जो पोल हैं B1 B2 BN जिनको माने हुए हैं, इन पोल को घेरते हुए भी R रेडियस की सर्किल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम R रेडियस की सर्किल, चूँकि इसकी सर्किल को C1 बोले हैं तो इसको हम C1 डैश बोल दे रहे हैं। इसके लिए भी इसी तरीके से R रेडियस की सर्किल C2 डैश बोल दे रहे हैं, और इसके लिए भी R रेडियस की सर्किल CN डैश बोल दे रहे हैं। वापस सुनना, समझ की चीज़ है ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड कंटूर कैपिटल C दिया गया है। उस क्लोज्ड कंटूर के अंदर में हम मान रहे हैं मेरे फंक्शन के लिए जो जीरोस का काम करता है वो है A1 A2 AM, ये मेरे फंक्शन के लिए जीरोस का काम करते हैं, और जो पोल का काम करते हैं वो है B1 B2 सो ऑन BM। अगला कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि हम सब के लिए, जीरोस के लिए और पोल के लिए, सब के लिए हम एक बराबर R रेडियस की सर्किल मान ले रहे हैं। ये पहली जीरोस को घेरते हुए जो सर्किल हैं उनको C1 C2 CM नाम देते हैं। पोल को घेरते हुए जो सर्किल है वो C1 डैश C2 डैश CN डैश माने हुए हैं। बना डालो फटाफट फिगर। और ये पूरा का पूरा क्लोज्ड कंटूर है कैपिटल C। जो कुछ भी किए हैं काम वो यहां पर लिख दे रहे हैं, प्रूफ में लिखना। प्रूफ लिखो, लेट माना Z इज इक्वल टू AI, ठीक।
be the zeros of फंक्शन f ऑफ z। माना z इज इक्वल टू ए आई, फंक्शन f ऑफ z के लिए जीरोस का काम करता है और लाई स्थित है इनसाइड अ क्लोज्ड कंटूर C, इनसाइड अ क्लोज्ड कंटूर C, वेयर जहां पर वेयर i इज इक्वल टू, यानी i जो वेरी कर रहा है वो 1 2 से लेकर के m तक है। इसका मतलब z इज इक्वल टू a1 जीरोस का काम करता है, z इज इक्वल टू a2 जीरोस का काम करता है, z इज इक्वल टू a3 जीरोस का काम करता है, z इज इक्वल टू am जीरोस का काम करता है। ये हमने टोटल अभी जो दिख रहे हैं आँख के आगे वो टोटल m जीरोस मान लिए हैं, लेकिन हर जीरो का अपना एक ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर को भी इसी तरीके से मानेंगे। माना a1 का ऑर्डर r1 है, a2 का ऑर्डर r2 है, am का ऑर्डर rm है। लिखना लेट ऑर्डर ऑफ ai इज ri, और एक बार फिर से वही i वेरी फ्रॉम 1 2 सो ऑन m। ये पहली बात हुई जो हमने जीरोस के बारे में की हुई है। समझ करके लिखना, हर जीरोस के पास अपना एक ऑर्डर होता है। जिस दिन जीरोस का ऑर्डर 1 होता है, ठीक, उस दिन वो सिंपल कहा जाता है। सॉरी, पोल के भी केस में यही चीज़ हुई थी। पोल के भी जो रिपीटेशन होते हैं वो पोल के ऑर्डर बताते हैं। जिस दिन पोल का ऑर्डर 1 होगा उसको सिंपल पोल कहा जाता है। इसी तरह से हम जीरोस के लिए भी बोल रहे हैं, जीरोस का ऑर्डर 1 होगा, जीरोस का ऑर्डर 2 होगा। अगर जैसे z इज इक्वल टू 5 जीरोस का काम करता है और इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब जिस वक्त वो इक्वेशन बनी होगी उसको सॉल्व करने पर ये z इज इक्वल टू 5 टोटल 3 बार रिपीट हुआ होगा। अब यही बात हम पोल के लिए करते हैं। लिखना आल्सो लेट बी आई आर, ये b1 b2 bn इनको पोल मान रहे हैं। बी आई आर पोल्स ऑफ f ऑफ z inside कैपिटल C एंड माना कंटोर के अंदर में b1 b2 सो ऑन bn ये लोग पोल्स का काम कर रहे हैं। और अब की बार पोल्स के जो ऑर्डर हैं उसमें हम जैसे b1 पोल का काम करता है तो इसका ऑर्डर हम s1 मान रहे हैं, b2 पोल का काम करता है तो इसका ऑर्डर हम s2 मान रहे हैं। इस तरीके से bi का ऑर्डर si मान रहे हैं एंड si is the order of bi where जहां पर, अब इस केस में i का वेरिएशन देखते हैं, i वेरी फ्रॉम 1 2 सो ऑन n। ये बात ख्याल रखना, दोनों में अलग अलग है। जब हम पोल में जीरोज में माने हैं तो जीरोज है ai तो ai का ऑर्डर ri माने हैं। और जब पोल में आते हैं तो पोल में bi का ऑर्डर si मान रहे हैं। और पहले में जीरोज में i का वेरिएशन है 1 से m तक, पोल में i का वेरिएशन है 1 से लेकर के n तक। ये जो बात हम जानते थे वो उतनी बात अब तक हुई। अब जो हमें प्रूफ करना है हम उसको लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट हमें ये प्रूफ करना है कि 1/2πi इंटीग्रल ओवर कंटोर C, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल n माइनस p, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल n माइनस कैपिटल P। दैट इज, अब इसका भावार्थ क्या है वो लिख रहे हैं। दैट इज, इसका मतलब हमको प्रूफ करना है 1/2πi
2 पाई आई इंटीग्रल ओवर कंटोर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, सुनो, टोटल जीरोस की संख्या गिनो। टोटल जीरोस कितने हैं? ए आई, इसका ऑर्डर कितना है? आर आई। यानी अगर हम ध्यान दें तो लिखना मत, बस देखते रहो। A1 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ? R1 बार। तो इसका मतलब पहले ही गिनती में कुल कितने जीरोज आ गए? R1। A2 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ? R2 टाइम्स। जीरोज गिनो कितने हो गए? R1 प्लस R2, जीरोज की संख्या R1 प्लस R2 हुई। जीरोज है A3 और A3 का ऑर्डर कितना है? R3। मतलब A3 कितनी बार रिपीट हुआ? R3 टाइम्स रिपीट हुआ। अब कुल कितने जीरोज आ गए? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से चलते चलते अब लास्ट में जीरोज कौन है? AM, और AM का रिपीटेशन कितना है? RM। तो कुल कितने जीरोज आ गए? कैपिटल N की संख्या, टोटल नंबर ऑफ जीरोज है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RM। यानी समेट करके लिखें तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो गए कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन RI, और I वेरी कर रहा है 1 से लेकर के M तक। इस बात को लिख रहे हैं हम। देखना, समेशन RI, जहां पर I वेरी कर रहा है 1 से लेकर के N तक, ठीक, सॉरी M तक, 1 to M। इसी तरीके से पोल की संख्या गिनते हैं। चलो पोल में देखा जाए। हम कह रहे हैं पहला पोल कौन है? B1, और B1 का ऑर्डर कितना माना है? S1 माना है। दूसरा पोल कौन है? B2, B2 का ऑर्डर कितना माना है? S2। इस तरीके से चलते हुए लास्ट में पोल है BN, और BN का ऑर्डर कितना माना है? SN। तो कुल कितने नंबर ऑफ पोल आ गए? कुल पोल आ गए समेशन S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SN, यानी समेशन SI, और I अब की बार वेरी कर रहा है 1 से लेकर के N तक। लिख देते हैं इसको, माइनस नंबर ऑफ पोल, यानी समेशन SI और I वेरी फ्रॉम 1 to N। ये साबित करना है। ठीक, अब जो सर्किल बनाए हुए थे पहले ही, अब उसके बारे में लिख रहे हैं। लिखना, ड्रॉ द सर्किल्स, ड्रॉ द सर्किल्स, ड्रॉ द सर्किल्स C1, C2 सो ऑन CM, ठीक, एंड C1 डैश। C1 किसके अराउंड है? A1 के अराउंड है। C2 A2 के अराउंड है। CM AM के अराउंड है। मतलब ये जो C1 C2 CM है, ये जीरोस के अराउंड खींची गई सर्किल है। तो जो C1 डैश C2 डैश CN डैश है वो पोल के अराउंड खींची गई सर्किल है। C1 डैश C2 डैश, चलते चलते इस तरीके से CN डैश, ठीक। ड्रॉ दी सर्किल्स, हम सर्किल्स को ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सी सर्किल? C1 C2 CM, C1 डैश C2 डैश CN डैश, इनको ड्रॉ करते हैं। और इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये सर्किल अपने ही अंदर में घेरे हुए हैं जीरोस को और पोल्स को, ठीक, इनक्लोजिंग, बंद किए हुए हैं, इनक्लोजिंग ईच जीरोस, प्रत्येक जीरो को बंद किए हैं, ईच जीरोस एंड ईच पोल, एंड ईच पोल्स, ठीक। एंड, और इसके साथ ही एक और एजम्पशंस कि हम सारी सर्किल की रेडियस स्मॉल r मान रहे हैं, मतलब सब की रेडियस एक बराबर है। एंड ईच सर्किल इज टेकन, ईच सर्किल इज टेकन रेडियस r, स्मॉल r। अभी तक इतने में हमने सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस तक की बात की हुई है। ईच सर्किल इज टेकन रेडियस r, हर एक सर्किल ने रेडियस रखी हुई है स्मॉल r। अब यहाँ से अपना काम मेन शुरू होता है। अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में याद हो तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने कहा था इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर C इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर, याद दिला रहे हैं, इस पूरे के पूरे
क्लोज्ड कंटोर पर किया गया इंटीग्रेशन, जहां पर मल्टी कनेक्टेड डोमेन की बात हुई थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, वहां पर कहा गया था इस पूरे के पूरे क्लोज्ड कंटोर पर किया गया इंटीग्रेशन इसके अंदर में मौजूद कर्व पर किए गए इंटीग्रेशन का सम होता है। यानी कि इंटीग्रल ओवर कंटोर सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 प्लस इंटीग्रल ओवर C2 प्लस सो ऑन इंटीग्रल ओवर CM प्लस इंटीग्रल ओवर C1 डैश प्लस इंटीग्रल ओवर C2 डैश प्लस इंटीग्रल ओवर CL डैश। अप्लाई करते हैं इस बात को। लिखना देन, अच्छा पहले समझ लो फिर लिखना, पहले समझ लो एक लाइन। देन जिस दिन कोई हमसे पूछे 1/, लिखना कुछ मत, सिर्फ देखते रहो, 1/2πi इंटीग्रल ओवर द मेन कंटोर C f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz, ये कितना होगा? तो ये टोटल कंटोर पर पूछ रहा है, और टोटल कंटोर के अंदर में जो और कंटोर है वो है C1 C2 CM C1 डैश C2 डैश CN डैश। इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है दिस इज इक्वल, कुछ मत लिखना सिर्फ देखते रहो, हम सीधे एक साथ समेट करके लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल ओवर C1 f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz प्लस 1/2πi इंटीग्रल ओवर C2 f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz, इस तरीके से चलते हुए सो ऑन, प्लस 1/2πi इंटीग्रल ओवर CM f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz। और अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, अब फिर देखना, प्लस 1/2πi इंटीग्रल ओवर C1 डैश f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz। ये काम इसी तरीके से चलते चलते सो ऑन, प्लस 1/2πi इंटीग्रल ओवर CN डैश f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz, ये आया। यानी पूरे के पूरे कंटोर पर किया गया इंटीग्रेशन इन सर्किल पर अलग अलग किए गए इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है। दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, ये जुड़ करके बनता है 1/2πi इंटीग्रल ओवर कंटोर C f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz। ये इतना हिस्सा हुआ, ठीक। लेकिन अब इसको इतना बड़ा, ये बात केवल हम समझाने के लिए यहाँ पर लिखें, बाकी में इसको समेट करके लिखेंगे। इसी चीज़ को समेट करके लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग, दिस इज समेशन, ये पूरे का जोड़ बैठा दिए, दिस इज द समेशन, और समेशन रन कर रहा है आई वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के पहले कहाँ तक, आई वेरी फ्रॉम 1 to m इंटीग्रल ओवर CI, ये C1 C2 C3 सो ऑन CM CI 1/2πi f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/2πi बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत अपने को नहीं है, यहीं सीधे कॉमन कर लेंगे 1/2πi। एक तो ये हो गया, फिर आगे देखना, इसी के साथ प्लस, अब इनके लिए यही बात लिख रहे हैं, इनके लिए बात लिखें तो अब ये फिगर हम हटा सकते हैं, और कुछ लिखना तभी हम लिखा रहे हैं इसको, प्लस समेशन, फिर देखना अब की बार आई वेरी कर रहा है 1 से लेके कहाँ तक, n तक, इंटीग्रल ओवर CI डैश और 1/2πi इन f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz। ये इतनी बात लिखी जा सकती है। मतलब जो चीज़ इतना एक्सपेंशन करके, जिनको दिक्कत है वो लोग वीडियो वहीं पर रोक करके इस एक्सपेंशन को पूरा इस तरीके से लिख करके उसके बाद इस लाइन को लिखेंगे, और अगर समझ है तो सीधे इस लाइन के लिखने की शुरुआत कर दे रहे हैं। अब लिखना इसी बात से, लिखना देन 1/2πi इंटीग्रल ओवर कंटोर C f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz इज इक्वल टू समेशन I वेरी फ्रॉम 1 to m इंटीग्रल ओवर CI
आई वेरी 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से m तक चलेगा। 1/2 पाई आई, ठीक, एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। ये तो हुआ जो जीरोस के चारों तरफ सर्किल बनी हुई हैं उनके लिए। अब पोल्स के चारों तरफ वाले के लिए लिख रहे हैं, प्लस समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n, डिट्टो यही बात बस डैश के साथ, इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश 1/2 पाई आई एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। लिख डालो इतना और लिख करके पूरे को इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ठीक, इतना लिख करके इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 1। अब वापस लौटते हैं जीरोस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं, सिंस AI are zeros, AI are zeros of order RI। सिंगुलरिटी एंड जीरोस में पढ़ चुके हैं कि अगर पॉइंट AI एक जीरोस का काम करता है और इसका ऑर्डर कितना है RI, मतलब इसका जो रिपीटेशन हुआ है वो कितनी बार कितनी टाइम्स हुआ है, RI टाइम्स हुआ है, तो इसका मतलब दिस देयरफॉर फंक्शन f ऑफ z कैन बी रिटन एज f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस AI टू दी होल पावर RI, क्योंकि इसका रिपीटेशन है RI टाइम्स, और फाई I ऑफ z के रहा। फंक्शन f ऑफ z कैन बी रिटन एज z माइनस AI टू दी पावर RI, क्योंकि AI का ऑर्डर कितना है RI, फाई I ऑफ z, जहाँ पर ये जो फंक्शन फाई I ऑफ z आया है ये एट AI पर एनालिटिक रहता है। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे देना 2। लिख देना आगे यहीं पर, वेयर फाई I ऑफ z इज एनालिटिक, वेयर फाई I ऑफ z इज एनालिटिक। ठीक, एक काम करते हैं, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड का लॉग लेंगे तो देखो बनेगा क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब अपने पास आएगा लॉग f ऑफ z इज इक्वल टू लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n। ध्यान रखना लॉग m यानी लॉग z माइनस AI टू दी पावर RI, ये बनेगा RI लॉग z माइनस AI प्लस लॉग फाई I ऑफ z लिखा जा सकता है। और यहाँ से अब हमारी शुरुआत है इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने की, f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z। ध्यान रखना ये लॉग लिया ही इसीलिए गया क्योंकि अब सीधे f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z यहाँ से बन जाएगा। डिफ्रेंशिएट करो इस पूरे हिस्से को, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log f ऑफ z का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन f ऑफ z और फिर f ऑफ z का हुआ f डैश ऑफ z, तो इधर बनता है f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z। इस फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है, f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z इज इक्वल टू इस पूरे हिस्से का डिफ्रेंशिएशन लिखना, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z, इसे z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z इज इक्वल टू, चलो इधर डिफ्रेंशिएट करते हैं, RI बाहर रहा, log z माइनस AI का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन z माइनस AI, तो इधर होता है RI अपॉन z माइनस AI, ये बना। उस हिस्से में जाते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। पहले तो log फाई I ऑफ z का 1 अपॉन फाई I ऑफ z और इसका फाई I डैश ऑफ z, यानी कि प्लस फाई I डैश ऑफ z अपॉन फाई I ऑफ z। लिख डालो इतना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक ध्यान रखना, इसका मतलब
यहाँ से अगर देखा जाए तो अब हम इंटीग्रल ओवर सी आई की वैल्यू देखने चल रहे हैं कि इंटीग्रल ओवर सी आई की वैल्यू क्या होगी। चूंकि हमको तो क्लोज्ड कंटूर पर टोटल निकालना है, लेकिन टोटल पर तो तब आएगा जब इसी फंक्शन की ओवर सी आई आए और इसी की ओवर सी आई डैश आए। तो पहले ओवर सी आई निकालते हैं, वैसा किस्सा सी आई डैश का कर दिया जाएगा। लिखना देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ओवर द सी आई एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना इसको, इज इक्वल टू, जब पूरे का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इधर का भी इंटीग्रेशन होगा, यानी इंटीग्रेशन आर आई अपॉन जेड माइनस ए आई डी जेड प्लस इंटीग्रेशन, अच्छा ओवर सी आई, इंटीग्रेशन ओवर सी आई, और ये हो गया फाई आई डैश ऑफ जेड अपॉन फाई आई ऑफ जेड डी जेड, जहाँ सी आई सर्किल है। तुरंत एक बात याद करो, जब हम लोग एनालिटिक फंक्शन की शुरुआत किए थे तो वहाँ एनालिटिक फंक्शन की शुरुआत में एक जगह पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तक आते आते हम इस थ्योरी को जान चुके होते हैं कि अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कंटूर सी जीरो होता था। हमको पता था फाई आई ऑफ जेड एनालिटिक था, इसका मतलब फाई आई डैश ऑफ जेड अपॉन फाई आई ऑफ जेड, ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हुआ, एनालिटिक। और जब ये एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कंटूर सी आई ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा हिस्सा ही खत्म हो गया, यानी इसका इंटीग्रेशन बराबर इसका इंटीग्रेशन। चलो शुरुआत करते हैं इसी बात से। इस इक्वेशन 1 को हम रखे रहेंगे क्योंकि इसी की हमको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। लिखना बट, लेकिन, बट फाई आई डैश ऑफ जेड अपॉन फाई आई ऑफ जेड इज एनालिटिक, is analytic at z is equal to a i, लेकिन ये पूरा का पूरा फंक्शन z is equal to a i पर एनालिटिक है। therefore इसलिए इंटीग्रेशन ओवर द सर्किल सी आई फाई आई डैश ऑफ जेड अपॉन फाई आई ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए टोटल इंटीग्रेशन कितना हो गया, ज़ीरो। और ये टोटल ज़ीरो हो गया तो इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करो, ये दोनों अपने पास बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ओवर सी आई, या एक काम करते हैं ना, बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, बाद में उठा करके इसकी वैल्यू सीधे सीधे लिख दी जाएगी। तो एंड कर देना, इंप्लाइज दैट नहीं, एंड, और इसी के साथ ही, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, एंड इंटीग्रेशन ओवर द सी आई आर आई अपॉन जेड माइनस ए आई डी जेड इज इक्वल टू, आर आई को बाहर करते हैं, आर आई बाहर आया, इंटीग्रेशन ओवर सी आई, ठीक, डी जेड अपॉन जेड माइनस ए आई, ये रहा। लेकिन जेड माइनस ए आई ये तो सर्किल था अपने पास, तो ये भी यहीं पर लिख देते हैं, बट अभी ये सारी चीज़ें नीचे छूट चुकी हैं, अब हम इस लाइन पर चल रहे हैं। बट मॉड ऑफ जेड माइनस ए आई सेंटर था, ये जीरोस का काम कर रहे थे, ये सेंटर था, इसी को सेंटर मानते हुए हमने आर रेडियस की सारी सर्किल खींची थी। तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए आई इज इक्वल टू कितना हो गया, आर, केवल और केवल आर, क्योंकि सारी रेडियस की सर्किल आर थी, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आर आई ऑर्डर माने हैं और रेडियस स्मॉल आर माने हुए हैं। दिस इंप्लाइज दैट जेड माइनस ए आई इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा लिखा जा सकता है। और इसका मतलब यहाँ से हमें डी जेड मिल सकता है, डिफ्रेंशिएट करो तो डी जेड बराबर कितना हुआ, दिस इंप्लाइज दैट डी जेड इज इक्वल टू, ठीक, आर ई की आई थीटा डी थीटा, तो आर आई ई की आई थीटा डी थीटा, ये रहा। सिर्फ सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन लगाए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं, इस बात का ध्यान रखना। इधर डिफ्रेंशिएट किए तो डी जेड, आर तो कांस्टेंट टर्म बाहर आया,
ई की आई थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, ई की आई थीटा का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले तो ई की आई थीटा आएगा, फिर आई थीटा का डिफ्रेंसिएशन किया तो आई बाहर और बाकी हुआ डी थीटा। ये हो गया डी जेड की वैल्यू। तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन अब बदल सकता है, चलिए चेक करते हैं। ये हटा रहे हैं, ये लाइन अभी भी हम रखे हुए हैं क्योंकि हमको इसी में सारी वैल्यू उठा करके पुट कर देनी है। कोई क्वेश्चन मत मानना, सीधे आंसर देंगे इसका। देयरफॉर, इसलिए अब इस इंटीग्रेशन का मान बोलने चल रहे हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन आर आई अपॉन जेड माइनस ए आई डी जेड ओवर द कंटोर सी आई इज इक्वल टू, ध्यान रखना आर आई बाहर पड़ा हुआ है, आर आई बाहर मौजूद, ठीक। इंटीग्रेशन सर्किल पर हो रहा है तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, 2 पाई तक। अब डी जेड की वैल्यू रखो तो डी जेड की वैल्यू आ रही है आर आई ई की आई थीटा डी थीटा, थोड़ा सुन के लिखना, हम थोड़ा सा छोटा इसको लिख रहे हैं जानबूझ करके, अपॉन मॉड जेड माइनस ये जेड माइनस ए आई, इसकी जगह पर देखा जाए तो इसकी जगह पर हो गया आर ई की आई थीटा, ये रहा जेड माइनस ए आई आर ई की आई थीटा, ये आर ई की आई थीटा, ई की आई थीटा, आर कैंसिल आउट हुआ, आई बाहर आया, ये आ गया 2 पाई, पूरा इंटीग्रेशन 2 पाई, यानी दिस इज इक्वल टू, ये टोटल हमारे पास आ रहा है 2 पाई आई आर आई, ये इस इंटीग्रेशन का मान आया। थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन कोशिश करना लिख लेना, ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत है ये, एक तो ऊपर से फ्लैश की चमक। अब हम वैल्यू उठा करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और देखना, ये इंटीग्रेशन ओवर सी आई एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड है, ठीक, और हमें चाहिए 1/2 पाई आई, तो आ रहा है 1/2 पाई आई, इसको इधर भेज लिया जाएगा बाद में, ठीक। सो अगर इतना हो गया है तो इसलिए तुम लोग अगली लाइन से लिखना, हम यहीं पर दिखा रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर सी आई एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, इधर सब लोग ध्यान दे देना एक बार, इंटीग्रेशन ओवर सी आई एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, इन दोनों टुकड़े हुए थे, इस टुकड़े की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, इसकी वैल्यू तो हमने 0 पुट ही कर दी, जो इधर बचा इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू अभी अभी आई है। इंटीग्रेशन ओवर सी आई आर आई जेड माइनस ए आई डी जेड, इसकी वैल्यू आ रही है 2 पाई आई आर आई, यानी इसे हम सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई आर आई, ठीक। अब जरा निगाह ऊपर करो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, एक बार सब लोग एक बार ऊपर की तरफ देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इंटीग्रेशन ओवर सी आई, ठीक। अच्छा चाहो तो यहीं से 1/2 पाई आई पहले ही नीचे कर लेते हैं, इसको ट्रांसफर कर ले रहे हैं 1/2 पाई आई, तो इसका मतलब अपने को मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 पाई आई, ठीक, इंटीग्रेशन ओवर सी आई, ये रहा एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, केवल और केवल यहाँ पर आया आर आई। लेकिन अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ करो, इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि इतने की वैल्यू के टोटल समेशन चाहिए आई वेरी 1 to n, तो दोनों साइड का समेशन काटें तो ये हो जाएगा समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to m। अच्छा ये आई और ये आई डिफरेंट है, ये आयोटा वाला आई है और ये वेरिएशन है, ये सफिक्स की तरह से काम कर रहा है, तो समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी आई एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू समेशन आई वेरी 1 to m आर आई, और यही तो टोटल संख्या हमारी जीरोस की है, तो इसका मतलब अब हम इसी पे समेशन अप्लाई कर रहे हैं। लिखना देयरफॉर या दस समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to m 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी आई एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, कुछ नहीं किया, सिंपल दोनों साइड का समेशन ले लिया है बस खाली,
इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो कुछ भी हमने निकाला, समेशन क्यों लिया वो भी समझो, ये जो कुछ भी हमने निकाला वो सिर्फ और सिर्फ ए आई के लिए निकाला, और ए आई अकेला जीरोज़ नहीं है, A1 जीरोज़ है, A2 जीरोज़ है, A3 जीरोज़ है, और हर बार काम हम यही करेंगे। तो एक जनरल निकाल के उसी के ऊपर समेशन बैठा दिया कि ये सब का जोड़ हो चुका है, टोटल इंटीग्रेशन का जोड़। दिस इज इक्वल टू समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to m, और ये हो गया आर आई। और हमको पता है ये टोटल जीरोस की संख्या का जोड़ है जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हुए आए हुए हैं। तो चाहे अभी यहीं पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दो और चाहे इसको कोई इक्वेशन मान लो। जहाँ पर हम लोगों ने जीरोस के लिए लिखा हुआ था, शायद अब तक हम लोगों ने एक इक्वेशन तो ये ऊपर सामने लिखा गया था, इसके बाद एक जगह पर जहाँ ए आई को जीरोस डिक्लेयर किए थे, जहाँ ये लिखा गया था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए आई टू दी होल पावर आर आई फाई आई ऑफ जेड। इसे शायद इक्वेशन नंबर 2 माने थे, नहीं माने थे तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, जहाँ पर ये लिखा गया था एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए आई की होल पावर आर आई फाई आई ऑफ जेड। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो अब ये जो हुआ इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जीरोस का काम हो चुका है, अब केवल पोल्स का काम बचा हुआ है। पोल्स का काम और कर लें, काम हो जाएगा हमारा। जीरोस को जिन सर्किल्स ने घेरा हुआ है उनके ऊपर किए गए इंटीग्रेशन का सम आ चुका है। अब पोल्स की बारी है और सेम काम पोल के लिए करेंगे। पोल्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये पहला इक्वेशन हम रखे रहेंगे, इसकी हमें ज़रूरत है, ये तो याद रहेगा। ये था 1/2 पाई आई, ठीक, इंटीग्रेशन ओवर सी इज इक्वल टू दिस। ये पहला इक्वेशन था हमारा। अब चलो पोल के लिए काम करते हैं। लिखना आल्सो बी आई आर पोल्स ऑफ ऑर्डर एस आई, ठीक, ऑफ एफ ऑफ जेड। फंक्शन एफ ऑफ जेड के लिए बी आई पोल्स का काम करते हैं और इन पोल्स का ऑर्डर एस आई है। तो अगर बी आई पोल है तो इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ जेड को फिर कैसे लिखा जा सकता है? दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड कैन बी रिटन एज साई आई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी आई, और ऑर्डर कितना है? एस आई, तो होल पावर एस आई। इस तरीके से लिखा जा सकता है। बी आई पोल का काम कर रहा है और वो पोल जिसका ऑर्डर कितना है? एस आई है, ठीक। और यहाँ पर साई आई ऑफ जेड ये बी आई पर परफेक्टली एनालिटिक बना रहता है। लिखना वेयर, जहाँ पर वेयर साई आई ऑफ जेड, ठीक, इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो ठीक, एट जेड इज इक्वल टू बी आई, जहां पर साई आई ऑफ जेड इज इक्वल टू बी आई पर एनालिटिक और नॉन जीरो बना रहता है। अगला काम पता ही है, फिर से वही लॉग लिया जाए दोनों साइड का। लॉग लो और लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करो। तो देयरफॉर लॉग ले रहे हैं, लॉग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसका मतलब ये होगा लॉग साई आई ऑफ जेड, ठीक, माइनस एस आई को आगे कर ले रहे हैं, एस आई लॉग जेड माइनस बी आई। लिख डालो। डिफ्रेंशिएट करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। चलो शुरुआत करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही, पहले तो डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एफ ऑफ जेड और फिर एफ ऑफ जेड का एफ डैश ऑफ जेड। तो ये हो गया
एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन साई आई डैश ऑफ जेड अपॉन साई आई ऑफ जेड, साई आई डैश ऑफ जेड अपॉन साई आई ऑफ जेड, ये रहा। इस हिस्से को देखा जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस एस आई अपॉन जेड माइनस बी आई अपॉन जेड माइनस बी आई, ये हो गए। अगला काम याद है, पूरे का इंटीग्रेशन लिया जाए। जब पूरे का इंटीग्रेशन लिया जाएगा तो आप जो इंटीग्रेशन काम कर रहे हैं वो सी आई डैश पर कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश, ये रहा, एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश साई आई डैश ऑफ जेड अपॉन साई आई ऑफ जेड डी जेड, ठीक। और बाकी इधर का हिस्सा माइनस इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश एस आई अपॉन जेड माइनस बी आई डी जेड, लिख डालना इसे। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैश आ गया होगा। ये एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साई आई डैश ऑफ जेड अपॉन साई आई ऑफ जेड माइनस एस आई अपॉन जेड माइनस बी आई, इम्प्लाइज दैट है, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर, पूरे पर इसी पे इंटीग्रेशन काट दिया गया है बस खाली, इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश, यही बात बगल में लिखी गई है। इस पर निगाह डालें तो ये इन्हें देखना, अपने को पता है साई आई डैश ऑफ जेड साई आई डैश ऑफ जेड यानी पूरा का पूरा फंक्शन जेड इज इक्वल टू बी आई पर एनालिटिक है, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटोर सी आई डैश जीरो होता है, तो ये पूरा हिस्सा तो जीरो हो गया, तो इसकी जगह पे तो हम ऐसे ही तुरंत बोल देंगे दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हुआ। बगल वाले के लिए जैसे आर आई का सॉल्व किए थे वैसे बस अंतर कितना है, आर आई की जगह एस आई है, ए आई की जगह पर बी आई है, बाकी सारी बातें सेम टू सेम है क्योंकि रेडियस दोनों तरफ की सर्किल की सेम थी, जो रेडियस जीरोस की वही रेडियस पोल्स की सर्किल की, तो इसका मतलब इसका भी आंसर वही आने वाला है जो उसमें आया हुआ था, बस वहाँ बाहर आर आई छूटा था, यहाँ बाहर एस आई छूटेगा। अब हम सीधे लिख दे रहे हैं, इस बार हम सीधे लिख दे रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए यहाँ से शुरुआत करें, इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, उधर वाले हिस्से में देखना माइनस एस आई, क्योंकि ये ज़ीरो हो चुका है एनालिटिक होने की वजह से, इंटीग्रेशन सी आई डैश, ठीक, डी जेड अपॉन जेड माइनस बी आई, और हमें पता है ये आंसर आएगा 2 पाई आई एस आई, ये रहा। इसका मतलब इस पूरे को साथ साथ देखा जाए तो हमको मिल चुका है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 पाई आई को नीचे ला रहे हैं, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू केवल और केवल एस आई, बस इतना है। लेकिन ये तो केवल और केवल एक सर्किल पर किया गया है और हमारे पास इस तरीके के टोटल n सर्किल हैं, तो समेशन रन करा दो i वेरी 1 to n से, यानी दिस इम्प्लाइज दैट समेशन i वेरी फ्रॉम 1 to n 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी आई डैश एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एस आई, और ये टोटल पोल की संख्या आ गई। बस काम मेरा बन चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दो। सॉरी एक चीज़ गड़बड़ी हो गई, माइनस साइन कहीं पर छोड़ दिया मैंने शायद, ये हाँ माइनस साइन, माइनस माइनस और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन का ख्याल रखना, वो माइनस रहेगा।
इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दो। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 को और एक जो आया हुआ था जिसमें शायद इक्वेशन नंबर 3 था, हाँ 3 और 4 को एक में पुट कर दो यूजिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 1। यूजिंग 3 and 4 इन 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ये सामने रखा गया इक्वेशन नंबर 1, हम सीधे रख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे तो ये इतना देखना है, इसकी जगह पर आया था समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to m आर आई, तो इसको हटा रहे हैं। इसकी जगह पर आया हुआ था समेशन आर आई, जहाँ आई वेरी कर रहा था 1 से लेकर के m तक, और इसकी जगह पर ये सामने नज़र आ रहा है माइनस के साथ, यानी इसकी जगह पर माइनस समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एस आई। और हमें पता है ये टोटल कैपिटल N कहा गया था, ये टोटल कैपिटल P कहा गया था, तो फाइनली दिस इज इक्वल टू n माइनस पी। प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था। 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर कंटोर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल। लिख डालो, इसी के साथ ये थ्योरम ख़त्म होती है।